चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रेट लॉ पढ़ा था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के लिए। रेट लॉ क्या देखा था हमने रेट लॉ में कि अगर कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स यू सी प्लस डी डी, अलग बैठ पीछे से, बट आयुष यहाँ सामने। तो इसके लिए रेट कैसे लिखोगे आप? रेट इज इक्वल्स टू, रेट लॉ के हिसाब से, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा and concentration of b to the power beta, where alpha and beta may or may not be equal to a and b. हो भी सकते हैं इक्वल। हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे जहां पर उनके बराबर भी आ रहे थे, और एक बार हमने देखा था कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अलग आ रहे थे। ठीक है, तो दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, करेक्ट। और इन्हीं के एडिशन को हमने क्या नाम दिया था? अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। हमने ये भी बात की थी कि ये रेट लॉ को हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके नहीं लिख सकते। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद ही ये लॉ लिख सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब अपन ने रेट के दो डेफिनेशन देख लिए हैं। सबसे पहले अपन रेट क्या पढ़े थे कि रेट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स? क्या क्या लिख सकते हो? -1/a डी ए बाई डी टी। ये याद आया? ऐसा नहीं रेट लॉ पढ़े तो इसको भूल जाएंगे, इसके तो क्वेश्चन भी किए ना अपन। इज इक्वल्स टू, और बताओ, -1/b डी बी बाय डी टी, या फिर 1/c डी सी बाय डी टी एंड 1/d डी डी बाय डी टी। अपन ऐसा बोल जरूर है डी डी बाय डी टी, पर उसको बोलते समय अपन क्या बोलेंगे कि 1/d ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट d अपॉन टाइम इंटरवल। बोलना तो ऐसे जाता है ना, भले हम बोलते समय अभी डी डी बाय डी टी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सब में d बाय डी टी लगा। आपको दिख रहा है मैथ्स में आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो d बाय डी एक्स डी बाय डी टी करते हैं ना। वहां जनरली d बाय डी एक्स करते हैं क्योंकि वहां अपन x वेरिएबल लेते हैं। यहाँ क्योंकि चीजें टाइम के रेस्पेक्ट में चल रही हैं तो d बाय डी टी रहेगा। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसी को आप आगे क्या लिख सकते हो कि a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा। तो ये अभी तक अपन पढ़े हैं इस चैप्टर में। शुरू में अपन ने फर्स्ट डे में ये पढ़ा था, है ना, और सेकेंड डे में रेट लॉ पढ़ लिए, तो रेट का एक ये भी एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। एम आई क्लियर? तो आप इन चारों में से किसी को भी इसके साथ इक्वेट कर सकते हो, वही हमारा रेट लॉ है। ठीक है, इसके पहले रेट लॉ के पहले मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बताया था जो आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, बट वो लॉ रेट लॉ से मैच नहीं खाता है, गलत है वो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही पावर में चढ़ा दिया था। जब एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ऐसा हर बार नहीं हो रहा है, इसलिए फिर रेट लॉ नया निकाला गया कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन दिस मैनर। तो ये पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन। मैंने आपको बताया था ना कि अपन को चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट होता है कि रेट क्या होता है, सेकेंड पार्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेट को अफेक्ट करेंगे, और थर्ड पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अभी अपन सेकेंड पार्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, जिसमें पहला फैक्टर अपन क्या पढ़ रहे हैं? रेट लॉ तो उसका तरीका है बताने का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का, आप एक चलते हुए रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करोगे ना, उससे स्पीड बढ़ जाएगी। ये है कंक्लूजन। इफ यू ऐड द रिएक्टेंट, यानी कि आप अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते हो तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। समझ रहे हैं क्या? तो वो कैसे इंक्रीज होता है वही तो अपन बता रहे हैं इस लॉ के हिसाब से, कि आपने ए को डबल किया तो ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स हो गया, वो अल्फा बताएगा आपको। देखा था ना हमने कि कल एक वो टेबल बनाए थे कि आपने एक के रिएक्टेंट्स को का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो रहा था, दूसरे रिएक्टेंट को डबल किए थे तो रेट डबल ही हो रहा था बस। तो एक से डायरेक्ट डिपेंडेंस है और एक से डायरेक्ट है पर स्क्वायर ऑफ, तो वहां पे अपन एक में स्क्वायर डाला था और एक में 1 लिखा था। याद आ रहा है? चलो, तो एक वो तो हमने 2 क्वेश्चन करके समझ लिया था कि कैसे उसका रेट लॉ को निकालेंगे कैसे एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगा? क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में तो रेट है, रेट का यूनिट तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स है हमेशा। व्हाट अबाउट के? के का यूनिट क्या होगा? के को अपन ने क्या नाम दिया था? रेट कांस्टेंट। अभी तो उसके बारे में अपन ने कोई ज्यादा बात नहीं करी ना, हर बार कैंसिल कर देते थे।
है ना। बट अब बात करते हैं इसके बारे में। तो रेट क्या, वो के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, जैसे अपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में के को क्या बोला था, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते हो, बट जनरली अभी अपन इसको रेट कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा बताओ मुझे, कैसे। देखो, आप इधर बोल रहे हो रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, ऐसा बोल रहे हैं अपन, ठीक है। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी मोल वाले ही बात करते हैं, बाद में अपन वो बार बार का देखेंगे, एटीएम वगैरह गैस का था ना। इज इक्वल्स टू के का यूनिट निकालना है मुझे। ए और बी का यूनिट क्या होगा, मतलब उसके कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, बस पर सेकंड मत जोड़ देना, पर सेकंड तो मतलब स्पीड हो गया ना। तो इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर टू द पावर अल्फा, और ये भी कितना है, मोल पर लीटर टू द पावर बीटा। कहने का मतलब के का यूनिट ना अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ मोल पर लीटर कैंसिल होने वाले हैं, सेकंड तो बचेगा ना। तो इसको एक साथ ले लूं क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर दूं। यानी कि अल्टीमेटली के का यूनिट क्या होने वाला समझना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो उतना ही है, बाकी को नीचे लेके आ रहा हूं। मोल पर लीटर टू द पावर एन, वेयर एन इज अल्फा प्लस बीटा, विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये इसका यूनिट हो गया एक्चुअली। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर, इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर टू द पावर, क्या लिखूं, पूरा बताओ ना एक साथ। हाँ, कोई बोला वन माइनस एन, अरे ये वन है, ये का पावर कुछ नहीं तो वन है ना, और ये एन है, तो ये ऊपर जाएगा तो एन माइनस एन हो जाएगा, तो वन माइनस एन होगा। और ये पर सेकेंड तो रहेगा ही, पर सेकेंड तो रह गई। तो ये जनरल यूनिट हो गई के की। यूनिट ऑफ के की क्या हो गया, मोल पर लीटर टू द पावर एन पर सेकेंड, जहां पे एन क्या है, ऑर्डर। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर, अच्छा सॉरी सॉरी, वन माइनस एन, हाँ। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं कि बिना रिएक्टेंट लिए प्रोडक्ट बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई, कुछ लोगे तब तो बनेगा। पर उसका रेट उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे रिएक्शंस जिसमें आप कितना भी रिएक्टेंट ऐड करते चलो, रेट को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं। तो ये होगा हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो यूनिट क्या हो जाएगी के की, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेम एज द यूनिट ऑफ रेट। इसमें क्वेश्चन आता है कई बार असर्शन रीजन में, कि इसका यूनिट, या फिर उसमें एमसीक्यू में, कि कौन से ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और रेट का यूनिट सेम होता है। क्वेश्चन समझा आप मेरा, किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। ऑप्शंस आर 0 1 2 3। समझ गए क्या, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए। चलो फॉर फर्स्ट ऑर्डर बताओ मुझे, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा, जल्दी बताओ। के का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। अब देखो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो एनीथिंग रेस टू जीरो पूरा खत्म हो गया, वन हो गया, वो क्या बचा, पर सेकेंड। ऐसी सेकेंड और थर्ड के लिए भी निकाल लो, इसको नोट कर लो। हेडिंग क्या डालोगे आप, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हेडिंग डालो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन लिख लेना, वरना आप बोलोगे ये कहां से आ गया अपने आप। तो पहले इक्वेशन लिख लेना, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसको लिख लो, और आप सेकेंड और थर्ड के लिए कैलकुलेट करके लिख लेना ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा बताना मुझे।
आया किसी का सेकेंड ऑर्डर का यूनिट? n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है, तो आपको सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का यूनिट आ जाएगा। आ जाएगा ना? अरे हाँ या ना? कई बार हमें क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू देख करके प्रेडिक्ट करना रहता है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो बता देंगे ना, वैल्यू का यूनिट देखना है अपन को और क्या। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको पर सेकंड दिया है तो समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है ना। मोल पर लीटर पर सेकंड दिया है यानी कि मतलब जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। देखो पर सेकंड तो हर बार रहेगा ना, पर सेकंड थोड़ा ना कट रहा है, पर सेकंड तो हर बार ही रहने वाला है। बस आप मोल पर लीटर का पावर देख लेना क्या रहेगा, उसके हिसाब से लिखिए। सेकंड ऑर्डर क्या आ रहा है? पर मोल, क्योंकि आपका पावर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर -1, तो अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। और अगर आपने n की जगह 3 रखा तो यहां -2 आ जाएगा, तो यूनिट विल बी पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो हर बार ही रहने वाला है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कोई डाउट इसमें? रेट कांस्टेंट का यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको देख करके हम ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए एक। द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी। कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को पता है ना, एक्सपेरिमेंटल। द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 माइनस का कंसंट्रेशन, आयोडाइड आयन आई नेगेटिव का कंसंट्रेशन एंड H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। ये उसका रेट लॉ है। निकालना क्या, नीचे लिखना, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे ना उस रिएक्शन के, रिएक्शन नहीं दिया, जरूरी नहीं है अभी यहां पर, सुन रहे हो क्या, पर ये तीनों क्या है उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स, क्योंकि रेट लॉ में तो हम यहां क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स ही लिखते हैं, उनका कंसंट्रेशन लिखते हैं रेज टू द पावर सम नंबर्स विच आर इक्वल और नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही तो है रेट लॉ, ठीक है। हाँ, तो हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन, तीन पार्ट लिखेंगे इसमें। व्हेन फर्स्ट लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ H plus is doubled, second, concentration of I negative is halved, concentration of I negative is halved, आदि कर दिए, शुरू में अपन कुछ और लिए होंगे वैल्यू, अब बाद में कुछ और लेंगे। एंड थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आर ट्रिपल्ड, आर ट्रिपल्ड। तीनों में आपको रेट निकालना है, कितना टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस रेट का। मतलब आप ये समझिए कि इसके पहले जो अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, उसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया था, उससे रेट लॉ निकालना था। आज उल्टा करना है, रेट लॉ दिया है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी बता दिया है कि आप किस रिएक्टेंट के साथ क्या कर रहे हो, बस आपको रेट बताना है। लास्ट कॉलम, अपन लास्ट कॉलम में रेट लिखते थे ना, पहले कॉलम में एक्सपेरिमेंट नंबर था, दूसरे दो कॉलम में दो रिएक्टेंट थे, इसमें तीन रिएक्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट कॉलम में क्या होता था हमारा, रेट, तो रेट बताना है।
हर के लिए, ठीक है। तो आप पहले ना किसी इसकी कुछ एक वैल्यू ले लो, कुछ वेरिएबल ले लो कि लेट से कि इसका कंसंट्रेशन ए है, इसका कंसंट्रेशन बी है और इसका कंसंट्रेशन सी है, इनिशियल, है ना। लिखो नीचे लेट कंसंट्रेशन ऑफ सीधा कंसंट्रेशन ऑफ पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। देखो लेट ऐसा लिख सकते हैं ना, अपने आप में ये वो ही बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव बी ए मोल पर लीटर, आई नेगेटिव को ले लो बी मोल पर लीटर, XYZ भी ले सकते हो, तो वेरिएबल्स हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंड H प्लस को ले लेते हैं सी मोल पर लीटर। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो बताइए रेट क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, के ए बी सी स्क्वायर, यस और नो, पुट कर दिए सारी वैल्यूज, ए बी सी स्क्वायर, डन। ये हमारा इनिशियल वाला रेट है। अब अपन एक एक करके तीनों अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल्ड, मतलब उसको बस डबल किए, बाकी दोनों को नहीं कुछ किए हैं। यानी कि अब अपना केस 1 क्या हो जाएगा कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो अपन ने क्या लिया था, C लिया था, वो अब कितना हो गया है 2C डबल। समझ में आ रहा है क्या, बाकियों का वही रखेंगे। तो आप बताओ रेट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रेट, के ए बी 2C का स्क्वायर, अभी आप सिर्फ C का स्क्वायर कर रहे थे, अब 2C का स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा ये 4KABC स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। आप इसको ऐसा लिख सकते हो R डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R। अगर आप इसको R दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी जब तक आपको कंसंट्रेशन नहीं देगा और K का वैल्यू नहीं देगा, सुन रहे हैं क्या। तो अपन ऐसे ही बता पाएंगे कि अगर आपने हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को डबल किया, बाकियों के कंसंट्रेशन को कुछ नहीं किए, तो रेट कितना हो गया 4 टाइम्स। होना भी चाहिए था क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है स्क्वायर, आप डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर भी तो होगा ना, डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर है ये, चलो सेकंड ट्राई करो तो आप लोग खुद से, हाँ हाफ हो जाएगा क्योंकि आपने अभी का क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव को जो अभी अपन बी लिए थे वो अब क्या हो गया है D/2 मोल पर लीटर हो चुका है। तो अब रेट क्या होगा, R डबल डैश लेना इसको, ठीक है, R डबल डैश नाम है, R2 R1 R2 R3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड केस के लिए मैं रेट R डबल डैश ले रहा हूं विच इज KAB/2 C स्क्वायर, B/2 C स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये R/2, यानी कि हाफ हो गया। यहां हुआ है 4 टाइम्स, यहां क्या हुआ है हाफ। अब लास्ट वाला बताओ जल्दी से, तीनों को ट्रिपल किए हैं, सुन रहे हो क्या, तीनों ट्रिपल हुआ, यानी कि R ट्रिपल डैश क्या लिखूंगा मैं, K 3A 3B एंड 3C का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 3 3 3 एंड 3 81 KABC स्क्वायर विच इज 81 R, यानी कि 81 टाइम्स आपका रेट क्या हो गया बढ़ गया है। समझे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन जस्ट बिकॉज ऑफ रेट लॉ ही बता पा रहे हैं कि ऐसा होगा कि अगर इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप इतना कर दोगे तो उससे रेट में ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक और करना इसी टाइप का क्वेश्चन, देखो अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो इसमें तो आपको रेट लॉ लिख के दे दिया था ना, अब देखो यहां सेंटेंस लिया हुआ है, इससे रेट लॉ कैसे बनाओगे, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर with respect to reactant A, a reaction is of first order, किसके रेस्पेक्ट में है वो फर्स्ट ऑर्डर, with respect to reactant A, and of second order with respect to reactant B, and of second order A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और B के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 1 + 2। समझे क्या, ये भी तरीका है लिखने का रेट लॉ को कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट। तो अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए
एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। इसका लॉ कैसे लिखोगे जल्दी बताओ मुझे, यहां बताओ, अभी आप लोग मत लिखना। R इज इक्वल्स टू के, ए का पावर मत बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर, ये उसका रेट लॉ है जो अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली रेट लॉ दिया हुआ था। इसको आप भी ऐसा बोल सकते हो ना कि इस रिएक्शन का ऑर्डर NO2 नेगेटिव के हिसाब से 1 है, I नेगेटिव के हिसाब से भी 1 है, और H प्लस के हिसाब से ऑर्डर 2 है। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है ये। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए, तो ये भी एक तरीका हो गया ना, आप उसको रीड करके रेट लॉ लिख सकते हो। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड? हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड? How is the rate of reaction affected when? How is the rate of reaction affected when? दो पॉइंट लिखेंगे, पहला लिखो concentration of B alone, concentration of B alone is increased to 3 times. Concentration of B alone, सिर्फ B की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं 3 टाइम्स, A को कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि A का कांस्टेंट रखेंगे, B को 3 टाइम्स बढ़ा दिए। कंसंट्रेशन ऑफ B alone is increased to 3 times. आया किसी के दिमाग में आंसर? 9 times. वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ A as well as B is doubled. कंसंट्रेशन ऑफ A 8 times, हाँ, वेरी गुड। कंसंट्रेशन ऑफ A as well as B is doubled. कंसंट्रेशन ऑफ A as well as B is doubled. जैसा भी अपन ने ये वाला किया क्वेश्चन ना, वैसे ये भी हो जाएगा। जल्दी कर लो उसको फटाफट। 9 टाइम्स 8 टाइम्स जो बोला करेक्ट आंसर है, बस उसको ला के दिखा दो। तो अगेन आप लोग क्या ले लोगे? लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी ए मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल बी मोल पर लीटर। तो इनिशियल रेट कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू के ए बी स्क्वायर, स्मॉल लेटर ले लेना, के ए बी स्क्वायर। अब हो जाएगा बाकी दोनों पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट कर लो, R डैश बताना कितना टाइम्स ऑफ R आ रहा है, और R डबल डैश नाम दे दो। R1 R2 नाम दे सकते हैं ना अगर डैश समझ में नहीं आ रहा है तो R1 R2 या R डैश R डबल डैश का क्या क्या टाइम्स आ रहा है देख लेना। ठीक है, हो गया। 9 टाइम्स 8 टाइम्स। एक क्वेश्चन उल्टा दे रहा हूं मैं। अभी यहां पे क्या दिया था मैंने? कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर दे दिया था, कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है पूछ रहा था ना। अब उल्टा देता हूं, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है रेट ये बताता हूं, ऑर्डर आप लोग बताना। उल्टा दे, यहां ऑर्डर दिया हुआ था, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है आप बताए, 9 टाइम 8 टाइम्स। अब मैं क्वेश्चन में पहले से बता रहा हूं कि इंक्रीज कितना टाइम हो गया है रिएक्शन का रेट, बताओ ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। देखो क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन 2x give x2, 2x gives x2। ये समझे कैसे लिखा हुआ है? दो हाइड्रोजन का एटम लिया, रिएक्शन होने के बाद वो मॉलिक्यूल बन गया। रिलेट कर पा रहे हैं इसको? 2x give x2, the rate of reaction becomes 27 times. The rate of reaction becomes 27 times. The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of X is increased. When the concentration of X is increased 3 times. The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of X is increased by 3 times. What is the order of the reaction? हाँ, पर इसको मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ ना, मुझे 3 ला के दिखाओ ना। वो तो आप दिमाग में समझ गए, वो कैलकुलेशन करके भी आना चाहिए ना। अब जेई में बैठोगे तो ठीक है, आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, बट 12th में तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। सही आंसर 3 आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बट उसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व करोगे। What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? स्टेप वाइज कैसे करोगे इसको?
करके करके बताना। थ्री सबको समझ में तो आ गया ना? तो ये आप थ्री का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, यस और नो? थ्री टाइम्स बनाया ना आपने, आपने बी को सॉरी एक्स को थ्री टाइम्स किया, तब रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स हो गया। ऐसा तभी हो सकता है जब थ्री का क्यूब करोगे, यानी कि ऊपर थ्री आने वाला है, यानी कि ऑर्डर थ्री है। सही है? हाउ करना भाई? रेट लॉ लिखिए इसके लिए। रेट इज इक्वल्स टू के, यानी कि आर ले लो, आर इज इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर एन। यही तो नहीं पता है ना? आर इज इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर एन। ये क्लियर है यहां तक? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ध्यान देना इधर, जिनको नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे। सेकंड केस क्या है कि रिएक्शन का रेट 27 टाइम्स हो चुका है। कब? जब आपने इसको थ्री टाइम्स कर दिया। अब बत्ती जली क्या? अब होगा क्या? करोगे दोनों को डिवाइड, डिवाइड करो ताकि के कैंसिल हो जाए, आर आर कैंसिल हो जाए। तो आपको निकालना क्या है? एन। अब निकल जाएगा एन। अरे ये समझे कि नहीं क्या किया मैंने? किसी को डाउट है तो अभी पूछिए। रेट लॉ लिख दिया मैंने, दोनों केस के लिए रेट लॉ लिख दिया। एक बिना इंक्रीज किए रेट लॉ और एक इंक्रीज करने के बाद रेट लॉ। एनी डाउट? पक्का? डिवाइड किए, 1/2 करोगे तो यहां क्या बचेगा? 1/27। और यहां के कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/3 का पावर एन। अब आगे क्या करें? क्या पावर? हाँ, 1/3 का पावर थ्री इज इक्वल्स टू 1/3 का पावर एन। आ गया एन का वैल्यू थ्री। तो ऐसे शो करना पड़ेगा ना। सुन रहे हैं? आप लोग थ्री सब प्रेडिक्ट सही किए, बट उसको निकाल के भी तो दिखाना पड़ेगा ना बोर्ड्स में, तो कॉपी में, पेपर में। सिर्फ थ्री लिख के आ जाओगे दो नंबर का क्वेश्चन का तो थोड़ा मिलेगा दो नंबर। उसको ये लगेगा कि सामने वाले का कॉपी टाप दिया होगा, थ्री लिख दिया। समझे क्या? तो ऐसा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन डालना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे, दीज वर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या थे ये सारे? अभी डी बाई डी टी की बात की थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन डालिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब थोड़ा इंटीग्रेशन खेलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सुनना इधर, एक क्वेश्चन है जो मैं लिखवाया नहीं कॉपी में, उसको ऐसे ही आंसर कर देना। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तीन क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई हैं, आपको इनके ऑर्डर बताने हैं। तो अभी अपन वो सबसे पहला टॉपिक आज का देखें ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने बताया भी आपको कि रेट की वैल्यू देख करके हम ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट वैल्यू है के इज इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं, के इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। इसका ऑर्डर बताना मुझे, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया हुआ है 3.1 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना? तो ये तो अभी बता रहे हो कि आज ही पढ़े हो, कल ये तीनों लिख दूंगा तो नहीं बता पाओगे। यही डिफरेंस है थोड़ा, है ना? चलो लिख लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हाँ चलो, इसमें लिखना नीचे, लेट, वही अपना इक्वेशन ले लो हर बार जो लेते हैं। लेट let us consider a reaction AA plus BB gives CC plus DD. Let us consider a reaction AA plus BB gives CC plus DD. Its rate can be written as, its rate can be written as, its rate can be written as, ये सही लिख रहा हूं देखो, ये पूरा लाइन समझ में आ रहा है सबको?
ये आर ले लिया मैंने, ए और बी की जगह क्या ले लिया मैंने, आर। आप इसकी जगह ए भी ले सकते हो, इसकी जगह बी भी ले सकते हो, पर सी ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों नहीं ले सकते भाई, सी भी ले सकते हैं, है ना, डी भी ले सकते हैं, पर उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस। अभी अपन ने रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट, तो इन दिस प्लेस ए और बी कैन कम, करेक्ट। तो यही हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, नीचे लिखना, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जिसमें आप रेट कैसे कैलकुलेट करते हो, बाय फाइंडिंग द स्लोप। याद है, ग्राफ बनाए थे, ग्राफ का क्या निकालते हैं, स्लोप। एक्चुअली डिफरेंशिएशन स्लोप ही तो होता है, इट इज नथिंग बट स्लोप ओनली। आप जो y एक्सिस और x एक्सिस का dy बाय dx करोगे, तो ये y और ये x है, तो आप चेंज इन x एक्सिस और चेंज इन y एक्सिस को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, और इसी को तो स्लोप बोलते हैं, और यही आपका डिफरेंशिएशन होता है। मतलब यहां पे मुझे अगर कैलकुलेशन करना है रेट का, तो मुझे अपने ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, जो कि थोड़ा सा इनएक्यूरेट मेथड भी है ग्राफिकली। अगर आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा बहुत पॉइंट लेने में कुछ गलती कर दी है, तो इनएक्यूरेसी आ सकती है इन कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इक्वेशन। तो इसलिए अपन उसको, ड्रॉबैक को कम करने के लिए इक्वेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ड्रॉबैक लिखते हैं, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चालू करते हैं। नीचे लिखना, दिस फॉर्म इज नॉट कन्वीनियंट, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपने लिखा है, दिस फॉर्म इज नॉट कन्वीनियंट, दिस फॉर्म इज नॉट कन्वीनियंट to determine the rate law. This form is not convenient to determine the rate law, to determine the rate law, and hence the order of the reaction, and hence the order of the reaction, and hence the order of the reaction. और क्यों कन्वीनियंट नहीं है, उसका रीजन लिखते हैं अपन की स्लोप वगैरह निकालना पड़ता है, ग्राफ प्लॉट करो, स्लोप निकालो, टाइम लगेगा, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज द इंस्टेंटेनियस रेट, this is because the instantaneous rate, this is because the instantaneous rate has to be determined from the, instantaneous rate has to be determined from the, has to be determined from the slope of the tangent, has to be determined from the slope of the tangent। टेंजेंट भी तो ड्रॉ करते थे पहले, देखिए ये तो कर्व बन रहे थे ना सारे, तो आप एक पॉइंट लेकर के उस पॉइंट से पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकालोगे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम t, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम t इन द प्लॉट ऑफ, एट टाइम t इन द प्लॉट ऑफ, किसका किसका प्लॉट लिए थे अपन, ग्राफ किसके किसके बीच में था, कंसंट्रेशन और, हाँ लिख लो, इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, in the plot of concentration versus time, in the plot of concentration versus time, ठीक है, full stop। This measurement is not only inconvenient, this method is not only inconvenient, यही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से रेट लॉ निकालना, ऑर्डर निकालना, is not only inconvenient but also lacks accuracy, but also lacks, but also lacks accuracy, but also lacks accuracy, full stop। next line में, this is overcome, this is overcome, this is overcome by writing the, by writing the equation in, by writing the equation in integrated form, by writing the equation in integrated form, ठीक है। इसमें अपन दो टाइप के रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे। फर्स्ट लिख लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आपका एक रिएक्शन है ए गिव प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए रेट लॉ क्या लिखोगे आप बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना,
तो रेट लॉ क्या हो जाएगा इसका, रेट आर इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, इसी से डिनोट करते हैं ना अपन रेट को, अरे यस और नो, है ना, इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, यही समझना था, ठीक है, क्लियर है ये जो लिखा मैंने, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए मैंने ए के ऊपर क्या डाला है, 0, कहने का मतलब ए का कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो, रिएक्शन की स्पीड में फर्क नहीं पड़ने वाला, ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग, कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, तो लिखना है इसमें नीचे, लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन ए गिव प्रोडक्ट्स, let us consider a general reaction A give products, a general reaction A give product, नीचे लिखना rate is equals to, वही जो मैंने लिखा है, rate is equals to minus dA by dt is equals to K A to the power 0, और इसको आप सीधा K ही लिख दो ना, A to the power 0 तो 1 हो जाएगा, हो गया, डन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसको उधर लेके जाना ना, अब अपने पास यही दोनों चीज बची है ना, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के, यही बचा है बस, dt को उधर लेके जा रहा हूं, माइनस साइन को भी उधर लेके जा रहा हूं, क्या बचेगा, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, क्या आएगा, है ना, नेक्स्ट स्टेप लिखना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, अब देखो डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, तो डीएक्स का क्या लिखते हो आप लोग, एक्स, है ना, तो वैसे डीए का क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा, टी, फिर आप कुछ एक कांस्टेंट ऐड करते हो ना, कुछ ऐड करते हो ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हो, अब पढ़े हो ना इंटीग्रेशन, कैसे नहीं पढ़े हो इंटीग्रेशन, हाँ प्लस सी, वही कांस्टेंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लिख लो प्लस सी, नीचे लिखना वेयर सी इज दी, where c is the constant of integration, where c is the constant of integration, where c is the constant of integration, उसकी वैल्यू निकालते हैं, नीचे लिखना at t is equals to 0, at t is equals to 0, यानी कि जब आपने रिएक्शन शुरू किया था, सुन रहे हैं क्या, जब आपने रिएक्शन शुरू किया था तब टाइम क्या होगा, 0, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, विच इज ए नॉट, ऐसा लिख लेना, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, इन दोनों को ऊपर पुट कर दो, क्या आएगा, देखो ए की जगह आप ए नॉट पुट करोगे, यस और नो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी है ना, तो 0 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या लिया आपने, ए नॉट, तो यहां क्या आ जाएगा, ए नॉट, इसको पुट करें ना अपन वैल्यू को, ए नॉट इज इक्वल्स टू सी, बस क्योंकि टाइम तो 0 है, तो ये आ गया ना वैल्यू सी का, अब पुट कर दो उसको सी के वैल्यू को इधर, देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन, सुन रहे हैं क्या, अब ये एक ऐसा इक्वेशन बन चुका है, ध्यान देना मेरी बात का, ये एक ऐसा इक्वेशन बन चुका है जिसमें आप किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, लेट्स से आपने 5 मोल पर लीटर के साथ रिएक्शन की शुरुआत करी, अब देख रहे हैं इधर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया मेरा, 5 मोल पर लीटर, आपको मैंने दिया कि टाइम आपका 50 सेकेंड्स ले लो या 5 मिनट ले लो, चलो 5 मिनट, अब बताओ इस समय कंसंट्रेशन कितना होगा, के आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इस इक्वेशन से अपन, अगर क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है तो आप इस इक्वेशन से उस वक्त का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, या इसका उल्टा क्वेश्चन, आपने शुरुआत इससे करी और कुछ समय के बाद कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर हो गया, वो समय बताओ, तो क्या निकालना रहेगा हमें, टी, अब आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, के गिवन रहेगा तो टी निकालना रहेगा, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं टाइम भी
अगर इनिशियल और उस समय का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो, या टाइम दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, तो उस वक्त कितना बचा है कंसंट्रेशन, ये बता सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या? इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। कि ये टी के टर्म्स में लिखो तो इक्वेशन को टी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा इक्वेशन? उसको उधर लेके जाओ, ए को इधर लेके आओ, क्या आएगा देखो, ऐसा कुछ आएगा क्या, देखना कि टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, या फिर T इज इक्वल्स टू 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस उस वक्त का कंसंट्रेशन। ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो इस इक्वेशन को, समझ रहे हैं क्या? बस उसको शफल किए हैं, बाकी कुछ नया नहीं हुआ है ना, कुछ नया नहीं किया, ये दो स्टेप में, सुन रहे हैं क्या? बस इधर उधर किए हैं और कुछ नहीं। क्लियर है ना ये? तो टाइम आप इससे निकाल सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, और जिस वक्त का आपको पूछ रहा है कि कितने देर के बाद कंसंट्रेशन ये हो गया, तो दोनों आपको गिवन होना चाहिए, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर? इक्वेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो इसको बॉक्स में डाल देना, और ऐसे ही के का भी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, वही चीज होगी पूरा का पूरा, बस टी और के को तो एक्सचेंज कर दिए, बाकी तो पूरा इक्वेशन सेम है। ठीक है, एक आध ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ मुझे, आप लोग ग्राफ प्लॉट करते आता है कि नहीं, मैं देखता हूं, मुझे ग्राफ प्लॉट करके दिखाना आप लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बीच में एक ग्राफ ये प्लॉट करना, आपके पास सारे इक्वेशन सामने दिए हुए हैं, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करना, चलो पहले यही करो फिर देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, ए को ले लो एक्स एक्सिस में और टी को ले लो वाई एक्सिस में, ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या? ए का वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन से ए का वैल्यू निकालोगे क्या, या टी का वैल्यू निकालोगे तो भी चलेगा? सॉरी मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना, क्या उल्टा लिखा समझे क्या? ये वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, हाँ। तो मुझे चाहिए ए का इक्वेशन, कोई ए का इक्वेशन निकाल लोगे ना तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत लाइन का इक्वेशन का आइडिया है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर दोगे। पर ए का वैल्यू तो निकालो, आपके पास तो इक्वेशन की है ना, आपके पास के का वैल्यू का इक्वेशन है, टी का वैल्यू का इक्वेशन है, तो ए का नहीं आ जाएगा इससे? हाँ ये तो है ए का, हेलो ये भी नहीं करना है, तो बस इसी को प्लॉट करो ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी इंटरसेप्ट। बस अब m देख लेना, m क्या होता है, व्हाट इज m, और वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि लाइन, हाँ फॉलिंग लाइन बनेगी। लाइन तो स्ट्रेट ही बनेगी, क्योंकि इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। बस क्वेश्चन ये है कि राइजिंग बनाओगे कि फॉलिंग बनाओगे। फॉलिंग, ये अपन वहां भी पढ़े थे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, वो एक, एक लाइन नहीं बनाए थे क्या ऐसा? हाँ वहां पे ऐसा था, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन था, और यहाँ पे क्या था हमारा, मोलार कंडक्टिविटी। किसको याद है इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ट्राई करो। y की जगह क्या लूंगा मैं, डेल एम, x की जगह अंडर रूट सी, तो यहां अपन शायद एक a लिए थे कांस्टेंट, और c हमारा फॉलिंग स्लोप था, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, स्लोप ना, तो ये माइनस लिखू ना यहाँ पे, तभी तो फॉलिंग लाइन करूंगा। आप ऐसा लाइन बनाते थे ना, अरे एक ऐसा बनता था और एक ऐसा बनता था, तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो लाइन थोड़ी ना है। मैं किसका इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी प्लस क्या, इंटरसेप्ट क्या था हमारा, ये क्या था वैल्यू, लैम्डा एम नॉट, नाम क्या था इसका जल्दी बताओ? हाँ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वेरी गुड, मजा आ गया। चलो हाँ चलो इसका बना दो ग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ क्या करूं, एक फॉइल लाइन बनाए, और यहां से टच करूं कि नहीं करूं? करूं ना, वही तो इंटरसेप्ट होगा हमारा, तो ऐसा कुछ बनेगा। यहां क्या लिख दूं, ए नॉट। ये तो आपको पता रहेगा ना कि आपने रिएक्शन किस वैल्यू से चालू किया है,
इनिशियल कंसंट्रेशन, और इस पे लिख देना, क्या लिखोगे यहां पे, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के। ऐसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, स्लोप निकाल दो लाइन का, ग्राफ प्लॉट करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नोट करते चलो, ग्राफ प्लॉट कर दो, जो लाइन बनी उसका स्लोप निकाल दो, क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। समझ गए क्या? हाँ नहीं, वो तो के कांस्टेंट का निकालने का मेथड है ना, रेट तो अपन इसी से निकालेंगे। ठीक है, चलो सेकंड सेकंड एक और दूसरा ग्राफ बनाना, ये तो बन गया ना सबका, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का बन गया सबका ग्राफ। चलो एक और ग्राफ बनाना, ये ग्राफ रहेगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। रेट को ले लो वाई एक्सिस में और कंसंट्रेशन को ले लो एक्स एक्सिस में। बताओ कैसे बनाओगे ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो सोचो, ये इक्वेशन से नहीं बनने वाला, तो सोचना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपने जो कहा सौभाग्य कि ये आपका है रेट और ये है कंसंट्रेशन, आप बोल रहे हो ऐसा रहेगा, इसका मतलब आप ये रिएक्टेंट का ही है ना। हाँ, तो आपके हिसाब से अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मैं बढ़ाता हूं तो रेट बढ़ता है, आप ये बोलना चाह रहे हो, जबकि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या होता है, अभी मैंने शुरू में क्या बताया था कि जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या है, कि आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, रेट कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ होगा उसका, समझ रहे हैं क्या? ये लाइन कहीं भी बना सकते हो, हाइट आपके ऊपर है कितना लेना है, पर वो कांस्टेंट रहेगा। देखो ये इधर बढ़ रहा है मतलब कि कंसंट्रेशन तो बढ़ता जा रहा है, यस और नो? ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है मतलब क्या है इसका मीनिंग, कि कंसंट्रेशन तो हर बार अलग अलग है ना, हर बार अलग अलग वैल्यू है कंसंट्रेशन की, बट रेट की वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है ना, बना लो। क्या हो गया, क्या फुसुर फुसुर करते रहते हो? उससे अलग किया तो अब इससे बात करना चलेगा, मतलब मेन तू है आदमी, तू गुनेगार है मतलब। हाँ फिर ऐसा रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वांटिटी और लिखवा रहा हूं इसमें, फिर उसका भी ग्राफ बनाना। ठीक है, लिखो एक साइड में सब डालना, हाफ लाइफ पीरियड लिखो, हाफ लाइफ पीरियड। नाम समझ, नाम नाम देख के क्या समझ में आ रहा है, जब रिएक्टेंट्स का लाइफ आधा हो जाएगा तब टाइम क्या होगा, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो एट व्हाट टाइम, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एट व्हाट टाइम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। टी और हाफ को थोड़ा नीचे लिख देना सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट समझते हो ना, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट नीचे। कैसे याद रखते हैं उसको, मैं तो ऐसे याद रखता कि सुपरमैन ऊपर उड़ता है तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होगा और सबस्क्रिप्ट नीचे, मतलब हाँ वो भी कर सकते, सबटाइटल नीचे आता है पिक्चरों में। आगे बढ़े, तो डेफिनेशन लिखना हाफ लाइफ पीरियड की, इट इज द टाइम इन विच, इट इज द टाइम इन विच, it is the time in which, it is the time in which half of the substance has reacted, half of the substance has reacted, it is the time at which, yeah, in which half of the substance has reacted। तो इसका भी एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, टी का वैल्यू बताओ क्या निकाले थे अपन, टी का वैल्यू टी इज इक्वल्स टू 1/k ए नॉट माइनस ए। याद रखना हमेशा ए नॉट पहले रहेगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, तो ये हमेशा पहले ही रहेगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना है हमको हर बारी। ठीक है, आगे अब क्या बोल रहे हैं अपन कि एट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, मुझे टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है, राइट। इससे अपन क्या बोल रहे हैं कि टी हाफ वो टाइम इंटरवल होता है, या वो टाइम होता है जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन का, बस ये दोनों को यहां पुट कर दो, आपका टी हाफ का इक्वेशन आ जाएगा। समझे क्या किया यहां पर, जो अभी आपको मैंने डेफिनेशन लिखा है ना, वो यहां पे लिखा है कि टी हाफ क्या इंटरवल होता है, क्या टाइम होता है जहां पे कंसंट्रेशन बन जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी। तो इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर दो, टी की जगह क्या रखोगे, टी हाफ, 1/k को 1/k रहने दो अभी,
ए नॉट की जगह ए नॉट ही रहेगा। आप इनिशियल कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं कर सकते ना, जिससे आपने शुरुआत की थी। माइनस यहां क्या लिख दूं, ए नॉट बाय 2, क्या हो जाएगा, कैसे ए नॉट भाई, ए नॉट बाय 2 ही बचेगा ना, 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा ना। वाह, तो ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट अपॉन 2 और नीचे के तो है, ए नॉट अपॉन 2 के, ये हमारा टी हाफ का क्या हो गया इक्वेशन, ए नॉट अपॉन 2 के। तो ग्राफ बनाना है आपको तीसरा वाला, दो तो बना चुके हो ना, तीसरा ग्राफ बनाना है टी हाफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। बना लो जल्दी से ग्राफ। ये लिखा दो टी हाफ वर्सेस ए नॉट, यही बता दो कि किसको एक्स में लेना है किसको वाई में। हुआ क्या, क्या बना है, स्ट्रेट लाइन, कैसे, राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग है ना। टी हाफ ए नॉट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, विथ स्लोप जीरो होगा, सॉरी इंटरसेप्ट जीरो होगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, बस प्लस तो कुछ है नहीं, तो यानी कि c जीरो है, तो इंटरसेप्ट जीरो है, इसलिए अपन ने लाइन कहां से चालू करी है, ओरिजिन से, अदरवाइज हम किसी हाइट से ही चालू करते। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो यहाँ पे m क्या है हमारा, व्हाट इज m, 1/2k, 1/2k आपका m हो जाएगा, m यानी तक स्लोप है ना, और बाकी क्या बचा आपका x। हाँ, ए नॉट बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, मतलब आपने अगर 5 मोल से शुरुआत करी और मैंने 10 मोल से शुरुआत करी, तो टी हाफ मेरा ज्यादा रहेगा, आपका कम रहेगा, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। आगे बढ़े, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो आपने हैंड डाली थी ना अभी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट हैंड डालो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या था कि रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, बट यहां पे करेगा पर पावर 1 पे, है ना। तो नीचे लाइन में लिखना, अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेफिनेशन लिखते हैं, अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अ रिएक्शन is said to be of first order if the rate of reaction depends upon, if the rate of reaction depends upon, if the rate of reaction depends upon one concentration term only, one concentration term only. A reaction is said to be of first order if the rate of reaction depends upon one concentration term only, सिर्फ एक ही के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज, आपके रिएक्शन देखो कुछ इस टाइप के हो सकते हैं, ए गिव प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए रेट लॉ क्या लिखूंगा मैं, आर इज इक्वल्स टू के ए, ऐसा लिखेंगे। रिएक्शन ये भी तो हो सकता है ना, टू ए गिव प्रोडक्ट्स,
बट आपको पावर को 1 ही रखना है। ऐसा हो सकता है, बिकॉज हम बोले ना कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। और ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि दो रिएक्टेंट है, ए और बी, प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट रिएक्शन का जो रेट है ना वो सिर्फ ए पे ही डिपेंड कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0। ये तीनों टाइप के रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो नीचे तीनों के एग्जाम्पल करके लिख लो। ए गिव प्रोडक्ट रेट इज इक्वल्स टू के ए, टू ए गिव प्रोडक्ट रेट इज इक्वल्स टू के ए, एंड ए प्लस बी प्रोडक्ट रेट इज इक्वल्स टू ए बी टू द पावर 0, यानी कि उसके हिसाब से रेट ऑर्डर 0 है। rate of reaction is independent of the concentration of B। या इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, B के ऊपर डिपेंड करेगा, A के ऊपर 0, ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों लिखना। और करके रेट लॉ इधर ये हो सकता है ऊपर वाला या तो फिर नीचे वाला, इधर A और B। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाले केस ले लेते हैं, जैसा अपन ने 0 ऑर्डर में भी लिया था ना, यही वाला केस, ए गिव प्रोडक्ट, बट अपन ए टू द पावर 0 कर दिए थे, अब यहाँ पे ए टू द पावर 0 नहीं करेंगे, ए टू द पावर 1 रहेगा। ठीक है, ले लो पहले वाला ही, कंसिडर द रिएक्शन ए गिव प्रोडक्ट, इसका भी इक्वेशन निकालेंगे जैसे अभी अपन ने 0 ऑर्डर के लिए निकाला। कंसिडर द इक्वेशन या रिएक्शन ए गिव प्रोडक्ट, ए गिव प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे में लिखो, सपोज वी स्टार्ट विथ इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, सपोज वी स्टार्ट विथ ए मोल पर लीटर, स्मॉल ए लेना, ए मोल पर लीटर ऑफ ए, कैपिटल ए। मान लेते हैं आपने ए मोल पर लीटर से शुरुआत करी है रिएक्टेंट ए की, फुल स्टॉप। आफ्टर टाइम टी कुछ तो रिएक्ट होगा ना, रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खत्म होगा रिएक्टेंट, तो आफ्टर टाइम टी सपोज एक्स मोल पर लीटर हैव बीन डिकम्पोज्ड, आफ्टर टाइम टी सपोज एक्स मोल पर लीटर हैव डिकम्पोज मतलब वो रिएक्ट हो चुका है, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए मत बोलना ना, ए तो इनिशियल कंसंट्रेशन था ना, उसमें अगर एक्स कम हो गया तो बचा कितना, ए माइनस, आफ्टर टाइम टी बचा कितना है, ए माइनस एक्स, खत्म कितना हुआ है, एक्स ले रहे हैं अगर अपन उसको, तो वो ए माइनस एक्स हो जाएगा। देयरफॉर आफ्टर टाइम टी concentration of A is equals to, after time t concentration of A is equals to A minus X mole per liter, A minus X mole per liter। ठीक है, चलो इसका रेट लॉ लिखते हैं, नीचे लिखना, इट्स रेट कैन बी रिटर्न एज रेट इज इक्वल्स टू, रेट क्या लिखते हैं अपन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, देखो ऐसा लिख सकते हैं, पावर 1 वही आप ऐसा लिखते हो ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, ए माइनस एक्स टू द पावर क्या है, 1 है। आगे प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं, इसका लिख देंगे आर की जगह आप ये लिख सकते हो ना, डीएक्स बाई डी टी, डीएक्स बाय, वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से चालू करेंगे, बाद में अब इसको इंटीग्रेट करना चालू करेंगे ना, डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स, dx बाई डी टी, आर को अपन ने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, के लिख दिए कांस्टेंट लगा करके, इक्वल टू लगा दिए, ए माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, ए माइनस एक्स को उधर लेके जाओ और dt को इधर। उस समय क्या था ना, हमारे पास वहां ले जाने के लिए कोई था ही नहीं, देखना इसको कंपेयर करते चलना, ये था हमारे पास और यहाँ पे सिर्फ के ही था, तो यहाँ कुछ लेके नहीं गए थे, dt को इधर लेके आ गए थे, याद आ रहा है, तो एग्जैक्टली यहां भी वही करेंगे, आप a माइनस एक्स को नीचे लेके जाओ, dt को इधर ले आओ, करो, फिर अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो क्या आएगा इक्वेशन, dx, इसको मैं इधर क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है, सुन रहे हो क्या, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। अब लिख दो क्या होगा अगला स्टेप, हाँ अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करना आता है इसका इंटीग्रेशन, जो लेफ्ट साइड में है क्या होगा इसका, 1/x का क्या होता है, हाँ क्या बोले, अरे लॉग वाला होता है ln x, नहीं पढ़े हो,
1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ln बोले तो नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग। आप जो पीछे लिखते हो वो तो log टू द बेस 10 है, और ये log टू द बेस e है। और उसको कन्वर्ट करने का तरीका अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख चुके हैं क्या। हाँ, 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ln हो जाएगा log। करेंगे अपन, क्योंकि यहां भी कैलकुलेशन आएगा तो यहां फिर से एंटी लॉग लॉग आने वाला है थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ चलो, तो इसको लिख देना, ln a माइनस एक्स। सिर्फ इतना ही करते हैं क्या कुछ और भी करते हैं? हाँ, a माइनस एक्स का क्या करोगे? डिफ्रेंसिएशन। नहीं, डिफ्रेंसिएशन होता है ना भाई, तो a माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा? a तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का क्या आएगा? -1, यानी कि यहां माइनस लगा देना बस। ऐसा नहीं, इसको नहीं, इस वाले को बस करते a माइनस एक्स को। नहीं, ओवरऑल पूरा इंटीग्रेट हुआ है, बट इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ, वो हार्दिक सर से पूछना क्यों करते हैं, ठीक है। हमेशा होता है, आपको दिखता नहीं है। जैसे आप अगर d/dx ऑफ x भी कर रहे हो ना, तो ये 1 आया है ना आपका, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर आप x dx करते हो तो x²/2 होगा, और आप x का डिफरेंशिएशन भी करते हो फिर से, तो dx/x तो 1 ही होता है। तो यहाँ 1 दिखता नहीं है आपको, पर वो होता हर बार है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? चलो इधर समझ गया माइनस क्यों आया है। हमने a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में किया, मतलब आप ये समझो कि एक्चुअली में ऐसा है, ये ln a माइनस एक्स इंटू d/dx ऑफ a माइनस एक्स। तो ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया उसका डिफरेंशिएशन, और इसका क्या हो गया? -1। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, पूरा हटा करके माइनस। समझ गए ना? एक्चुअली 1/x का ln x होता है। अब आप अगर x की जगह कुछ और लिखोगे ना, तो उसका डिफरेंशिएशन करते ही हैं अपन। यहां भी हो रहा है ln x इंटू d/dx ऑफ x, तो ये हो जाता है 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इधर क्या करोगे? kt प्लस c। अब इस c को निकाल के बताओ जल्दी मुझे। जैसे अपन ने पीछे निकाला था ना c, कैसे निकाले थे c? जल्दी देखो पीछे क्या क्या किए थे। कुछ इनिशियल इनिशियल खेल रहे थे ना, कि एट t इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट था। यहां तो अपन a लिए है ना, पहले से a लिए ना अपन ऊपर, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 ले लो। एट t इज इक्वल्स टू 0, कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना? इनिशियल कंसंट्रेशन a लिए थे ना अपन। अच्छा, यहां पे x को 0 ले सकते हो क्या t 0 पर? x क्या है हमारा? व्हाट इज x? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज आफ्टर टाइम t। और वो t टाइम के बाद आया ना, 0 टाइम पे तो x का वैल्यू 0 ही था। तो एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब पुट कर दो, क्या आएगा वैल्यू देखो। c का वैल्यू कितना आया? -ln a, -ln a। पुट कर दो ऊपर, -ln a। पुट करो वैल्यू, यहां पर है ना c की जगह, -ln a। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? -ln a माइनस एक्स प्लस के टी पर इज इक्वल्स टू ना, इज इक्वल्स टू के टी माइनस ln a। ठीक है, उसको उधर लेके जाओ। के टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ln a माइनस ln a माइनस एक्स। यस और नो? लॉग की प्रॉपर्टी लगा दे थोड़ा सा। क्या लगा सकते हैं? डिवाइड वाला। log a माइनस log b इज log a बाय b। तो के टी इज इक्वल्स टू ln क्या? a अपॉन a माइनस एक्स। के टी इज इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, और k इज इक्वल्स टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। जरा इसको और k वाला पिछले वाले के इक्वेशन को कंपेयर करके देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। पीछे भी k निकाले थे ना जीरो ऑर्डर के लिए, उसको और इसको देखो कंपेयर करो, थोड़ा बहुत एक जैसा दिख रहा है, बस लॉग आ गया है। क्या लिखे थे वहां पे जल्दी बताओ मुझे?
k इज इक्वल्स टू 1/t, क्या लिखे थे, ए नॉट माइनस, यही था ना। तो देखो ना, सिमिलर नहीं दिख रहा आपको, बस यहां पे अगर मैंने लॉग लगा दिया होता तो ये भी तो डिवाइड होकर के ऊपर नीचे हो जाता ना, जैसे ये हुआ है। तो कंपेयर करोगे तो आपको दोनों इक्वेशन याद रहेंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लॉग का टर्म आ गया है हमारे इसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ गया है, लॉग का टर्म आ गया। और एक्चुअली देखो, ये ए का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स क्या है, उस वक्त का कंसंट्रेशन। बस अपन ने यहाँ पे टर्म ए और ए माइनस एक्स ले लिया, बस यही फर्क है। बाकी तो चीजें देखो ना, ये टर्म इसके जैसा ही है और ये टर्म यही है। ए माइनस एक्स मतलब क्या है, उस वक्त तक एक्स रिएक्ट कर चुका है तो बचा क्या है, ए माइनस एक्स। तो ये भी तो वही था, उस समय का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा लॉग के फॉर्म में भी ले आते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, k इज इक्वल्स टू 1/t ln, क्या लिखे ऊपर, a अपॉन a माइनस एक्स। अगर आपको a और a नॉट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो 1/t ln a नॉट अपॉन a भी लिख सकते हैं। a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a क्या है, उस वक्त का बचा हुआ कंसंट्रेशन। मतलब अगर आपने शुरुआत 5 मोल से करी है एंड आफ्टर टाइम t 2 मोल रिएक्ट कर चुका है, तो यहां 2 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, बचा हुआ लिखना है। खत्म हुआ से तो हो गया ना खत्म, उसको अब क्या करेगा, जो गया वो गया, जो बचा है उस पर डिपेंड करेगा। यहां पर समझ रहे हैं क्या, जनरली ये नीचे वाली क्वांटिटी में हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऊपर का तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। अब क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है आपको, बोलेगा कि 5 मोल से शुरुआत की और अब बचा है 2 मोल, या फिर ऐसा बोल देगा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कैसे फ्रेम कर सकते हैं, 5 मोल से शुरुआत किए, 3 मोल खत्म हो गया है, तो बचा कितना, 2 मोल। तो अपन को बचा हुआ लिखना है उस वक्त का, कंज्यूम कितना हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है ना। अभी रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड करेगा जो बचा हुआ है, जो खत्म हो गया उससे रिएक्शन को क्या लेना देना है, क्योंकि वो तो अब प्रोडक्ट बन चुका है। और रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको किसको फोकस में देखना है, किसको देखना है अपन को, कि रिएक्टेंट कितना बचा है उस वक्त, कितना कंज्यूम हुआ है, उसको माइनस कर देना, किससे, इनिशियल वाले से। क्योंकि यही जनरली हम यही फंसते हैं डिनोमिनेटर में आके, कि सर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें। तो हमें वो लिखना है कि उस वक्त का कंसंट्रेशन कितना है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तो यहाँ पे इंग्लिश भी अच्छे से आनी चाहिए कि आपको पढ़ते आ रहा है कि नहीं, रिएक्शन में क्या लिखा है ना। तो उसके हिसाब से अपन नीचे वाला वैल्यू डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ln की जगह लॉक कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2.303 अपॉन t, ln की जगह हो जाएगा log a नॉट अपॉन a। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, इसी को t को इधर लेके चले जाओगे तो एक और इक्वेशन क्या बन सकता है, 2.303 अपॉन k log ऑफ a नॉट माइन अपॉन a नॉट अपॉन a। चलो उसका भी एक ग्राफ बना दो, फिर छोड़ देता हूं। बताऊं किसके बीच में बनाना है, log a वर्सेस t, ये ग्राफ बना के दिखाओ। और दूसरा ग्राफ जो रहेगा वो रहेगा log ऑफ a नॉट अपॉन a और t के बीच में। बस ये दो ग्राफ बना दो, आज का काम हो गया। जो भी मैंने y में लिया है ना, आप इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके आओ, यानी कि लेफ्ट साइड में उसको रखो। सुन रहे हो, एक बार इक्वेशन को इधर उधर करके ऐसा बनाओ कि लेफ्ट साइड में सिर्फ log a आना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए, सिर्फ log a। फिर राइट साइड में जो बचा उसके साथ खेलो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेम काम आपको फिर उसके लिए क्या करना है, log a नॉट बाई a, जो आप देखो ये तो आपको दिख ही रहा है, log a नॉट बाई a तो दिख रहा है ना, ये वाला तो जल्दी बन जाएगा, है ना। हाँ, इसको इन दोनों को इधर भेज दो। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं, log a नॉट बाई a को एक साइड रखो, देखो log a नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू kt बाय 2.303। ये तो आ गया अपना फर्स्ट। क्या है इसका स्लोप, क्या है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, यानी कि 0 तो है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स, बस कहां है प्लस सी, यानी ये ग्राफ कहां से चालू होने वाला है, ओरिजिन से। तो ये रहा हमारा ग्राफ।
क्यों बनाया मैंने राइजिंग लाइन? बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। और यहां क्या लिख दूं ऊपर? के बाय 2 पॉइंट, ये स्लोप हो गया। तो ये तुम्हें मैंने बना ही दिया, बस ये बचा है। लॉग ए का वैल्यू निकालो, लॉग ए का वैल्यू बन जाएगा आप लोग से। फिर लॉग ए का वैल्यू कैसे निकालोगे? लॉग ए का वैल्यू आप इन दोनों को पहले ब्रेक करो, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, बस आ गया लॉग ए। आप इधर उधर करके लॉग ए का वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन बनाना पहले है ना, इक्वेशन बनाओगे तब आपको ग्राफ दिखेगा। बना पा रहे हैं क्या? देखो इसी इक्वेशन को मैं तोड़ता हूं, के को के ही रहने दो, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए। पहले प्रॉपर्टी लगाए थे, अब प्रॉपर्टी उल्टी कर देते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो k इज इक्वल्स टू, या फिर नहीं करो मल्टीप्लाई, रहने दो, क्यों करना है मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो ना, के टी अपॉन, नहीं कर सकते क्या? अरे हाँ है ना, क्यों मल्टीप्लाई करके अपन स्टेप बढ़ा देंगे ना। इसको इन दोनों को वहां भेज दो, हो गया ये दोनों फ्री। लॉग ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए, हाँ व्हाट एल्स। अब इसको उधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, हो गया आपका इक्वेशन आ गया है। लॉग ऑफ ए इज इक्वल, ये माइनस था ना, उधर आके प्लस हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं ना, ये माइनस था, उधर के प्लस हो जाएगा। यहां क्या बचा? ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस, अब आया है इंटरसेप्ट। बताओ क्या बनाएगा, क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, फॉलोइंग लाइन। समझ आया क्या? यहां क्या लिख दूं जल्दी बताओ? माइनस के अपॉन 2.303, और इधर लॉग ए नॉट, वेरी गुड, लॉग ऑफ, समझ गया क्या? हाँ, एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका टी हाफ निकाल के लेके आना, निकल जाएगा। कैसे निकाले थे इसका टी हाफ? इसका टी हाफ कैसे निकाले थे? इसके टी के इक्वेशन में, इसके टी के इक्वेशन में आपने टी की जगह टी हाफ रखा था और ए की जगह ए नॉट बाय 2 रखे थे। अरे हाँ या ना? तो अब इसका भी टी का इक्वेशन पकड़ लेना, कहां गया टी का इक्वेशन इसका? ये रहा, है ना। तो टी की जगह क्या रख दोगे? टी हाफ। ये तो वही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, 2.303 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, जो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लॉग 2। लॉग 2 होता है 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.693, आंसर आएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये बता दिया मैंने, पर आपको सॉल्व करके लेके आना है, हो जाएगा ये। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, याद रखो, एटलीस्ट लॉग 2 का वैल्यू याद रखो, लॉग 4 का वैल्यू, 3 का वैल्यू याद रखिए, ठीक है, हो जाएगा। तो इसी में आप एक हाफ लाइफ का सब हेडिंग डाल देना, टी हाफ, और ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना, और एक लास्ट ग्राफ बना देना किसका किसके बीच का। अच्छा यहाँ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, देखो ना, टी हाफ ए पे डिपेंड कर रहा है क्या? ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है ये, जबकि वहां क्या आ रहा था वैल्यू? टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना था? ए अपॉन ए नॉट अपॉन 2k, यानी कि वहां पे टी हाफ डायरेक्टली डिपेंडेंट था। अभी मैंने बात की ना कि उसने 10 मोल से शुरुआत करी है, मैंने 5 मोल से, तो मेरा टी हाफ पहले रीच होगा, उसका टी हाफ बाद में आएगा, क्योंकि उसने ज्यादा कंसंट्रेशन से शुरुआत करी है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा आधा होने में, और मुझे कम टाइम लगेगा आधा करने में। बट यहाँ पे तो टी हाफ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए पे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में आप कितने से भी शुरुआत करो, टी हाफ सेम ही आने वाला है, टी हाफ सेम आएगा। आप सोचोगे कि मैं इस रिएक्शन में थोड़ा रिएक्टेंट बढ़ा देता हूं, उससे मेरा हाफ लाइफ कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, जितना पहले था हाफ लाइफ अभी भी उतना ही रहेगा, यानी कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा डिराइव करके गया ना टी हाफ का, मेरे को यहां तक सबके में चाहिए, डब्बा बना हुआ होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। चलो थैंक यू। तो ये ना फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के